ओके दोस्तों, तो अब हम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के कुछ स्पेशल केस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। तो उसके अंदर सबसे पहले जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा यूजफुल जो चीज है दैट इज द पैरेलल और द कॉम्पिटिटिंग रिएक्शन। मान लो एक रिएजेंट ए से हमारा दो प्रोडक्ट बन रहा है बी और सी। अच्छा, पहला ऑप्शन तो ये है जो रिएक्शन जो हो रहा है वो केवल और केवल सिंगल रिएक्शन हो रहा है और उसी का दो प्रोडक्ट है बी और सी, यानी ए बाय अ रिएक्शन विद अ रेट कांस्टेंट ऑफ के गिव्स यू एमबी प्लस एनसी। नाउ दिस इज नॉट अ पैरेलल और कॉम्पिटिटिंग रिएक्शन। बी और सी जो है वो आपस में कॉम्पिट तो कर ही नहीं रहा है। यहां पर जो रिएक्शन हो रहा है उसके बारे में अगर हम ध्यान दें, जो सिंपल सी बात है, हमारा बी और सी दोनों सेमी रिएक्शन से प्रोड्यूस हो रहा है और जो बी और सी का मोलर कंसेंट्रेशन होगा दैट इज ऑलवेज m/n, क्योंकि एक ए डिसोशिएट होने के बाद m अमाउंट ऑफ बी और n अमाउंट ऑफ सी हमें दे रहा है। तो यहां पर तो कोई कंपटीशन नहीं है, यहां पर ये पैरेलल रिएक्शन हमारा है ही नहीं। ठीक है, नाउ तो पैरेलल रिएक्शन क्या होता है? याद करो, मोल कॉन्सेप्ट में मैंने पढ़ाया था पैरेलल रिएक्शन के बारे में। फॉर एग्जांपल KClO3 का जो हमारा डिसोसिएशन है, वो KClO3 का डिसोसिएशन दो तरीके से हो सकता है। पहले तरीके से वो KCl और O2 भी दे सकता है और दूसरे तरीके से KClO4 और 3/2 KClO4 और KCl वो भी दे सकता है। यहां पर सेम रिएजेंट जो है वो दो अलग रिएक्शन में हमारा टेक पार्ट कर रहा है। तो बेसिकली दो रिएक्शन जो आपस में साइमल्टेनियसली प्रोसीड कर रहा है वैसा रिएक्शन को हम बोलते हैं पैरेलल और द कॉम्पिटिटिंग रिएक्शन। तो यहां पर फॉर एग्जांपल ए जो है वो दो चीज दे रहा है विथ अ रेट कांस्टेंट ऑफ K1 हमें दे रहा है Mb और विथ अ रेट कांस्टेंट ऑफ K2 हमें दे रहा है Nc, राइट? सो नाउ दिस इज अ पैरेलल रिएक्शन क्योंकि रिएक्शन 1 और रिएक्शन 2 आर कॉम्पिटिंग विथ रिस्पेक्ट टू इटसेल्फ। नाउ ये दोनों रिएक्शन जो है दैट इज गिवन टू बी फर्स्ट ऑर्डर with respect to A. Both the reactions are first order with respect to A. That is the situation that we are interested in. ठीक है? So A with K1 gives me Mb, A with K2 gives me Nc. Then both are first order with respect to A. ये हमारा पैरेलल रिएक्शन है। यहां पर जो है हम ये नहीं बोल सकते हैं जो B और C दोनों मेरा m/n का मोलर रेशियो में प्रोड्यूस होगा। The reason is pretty simple. Both the reactions have a different rate constant or velocity constant. ठीक है? So what we are given is at t equals to 0, concentration of A is equals to A0 and concentration of B and C is equals to 0. We have to analyze everything. That is the concentration of A as a function of time t and concentration of B as a function of time t, concentration of C as a function of time t, that we have to understand and एक एक करके अब हम करते हैं। ठीक है? अच्छा, अगर हम केवल और केवल फर्स्ट रिएक्शन के बारे में देखें, A goes to Mb, तो due to this reaction what we can write, इस रिएक्शन के बारे में हम दो चीज लिख सकते हैं, जो dA/dt that will be equals to minus K1 into concentration of A, क्योंकि A के रेस्पेक्ट में ये फर्स्ट ऑर्डर है और B के रेस्पेक्ट में अगर मैं देखूं तो 1/m, इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट तो लिखना पड़ेगा dB/dt. That is nothing but minus times dA/dt. That is nothing but minus times dA/dt. That will be equals to K1 into A. ये मैं इस रिएक्शन के चलते लिख सकता हूं। और सिमिलरली
ए जो है वो मेरा K2 रेट कांस्टेंट के साथ NC में भी तो कन्वर्ट हो रहा है, तो ये वाले ड्यू टू दिस रिएक्शन व्हाट वी कैन राइट, हम क्या लिख सकते हैं, जो हमारा dA/dt है that will be simply minus K2 into A and 1/n dC/dt, that is nothing but minus dA/dt, that will be K2 into A. That is what we can write for regarding this reaction. तो बेसिकली मेरा यहां पर एक बाप के दो बेटे हैं, पहले बेटे के चलते कुछ रेट से खर्चा हो रहा है, दूसरे बेटे के चलते मेरा कुछ और रेट से खर्चा हो रहा है, तो मैं ओवरऑल जो लिख सकता हूं, इफ वी सी दैट ओवरऑल थिंग, जो मेरा dA/dt होगा दैट विल बी सिंपली पहले बेटे के चलते खर्चा प्लस दूसरे बेटे के चलते खर्चा माइनस साइन खर्चे को यहां पर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो dA/dt will be simply equals to this, यानी what I can write is dA/dt will be simply equals to minus K1 plus K2 into A. This is what we can write. So this is the differential rate law. This is the differential rate law regarding A. That is what you can write. और अब मुझे इसका इंटीग्रेटेड रेट लॉ के लिए मुझे सिंपली इस वाले चीज को इंटीग्रेट करने की रिक्वायरमेंट है, वो तो हमें करना आता ही है। तो dA/A is equals to minus K1 plus K2 into dt. So now if we integrate at t equals to 0, इसका concentration जो होगा that will be A0, and at t the concentration will be equals to A. तो हमारे पास क्या आ जाएगा, मेरे पास सिंपली आ जाएगा ln, बहुत बार किए हैं तो आप समझ गए हैं, A/A0 that will be equals to minus K1 plus K2 into T। ठीक है, तो यहां पर अगर हम एक चीज ध्यान दें, K1 plus K2 जो है that is the effective rate constant, that is the effective rate constant। ठीक है, right। So यहां से मैं इसका इंटीग्रेटेड लॉ निकाल सकता हूं, A will be equals to A0 e to the power minus K1 plus K2 into T। ये मेरे पास जो है वो मेरे पास A का वैल्यू हो जाएगा। And now if I plot the graph regarding this, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, यहां पर है मान लो टाइम T, यहां पर है कंसंट्रेशन ऑफ A, यहां पर जो है दैट इज कंसंट्रेशन ऑफ A। तो सिंपल सी बात है, व्हाट यू कैन राइट इज, यहां पर इनिशियल कंसंट्रेशन मेरे पास है A0 एंड उसके बाद ये एक्सपोनेंशियली डिके होगा, इट विल बी लाइक दिस। ठीक है, समझना है? अच्छा, कोई अगर पूछे रेट ऑफ डिके ऑफ ए कितना आ जाएगा,
रेट ऑफ डीके बोल दिया हूं तो डीके के चलते ऑलरेडी एक माइनस साइन आ जाएगा आगे, दैट विल बी माइनस डी ए बाई डी टी एंड दैट विल बी इक्वल्स टू K1 plus K2 into A, K1 K2 A naught e to the power minus K1 plus K2 into T. That is going to be the rate of decay. और जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ A होगा at the infinite time, that will tend to zero. ऑब्वियस सी बात है, फाइनली जब रिएक्शन इनफाइनाइट टाइम के बाद कंप्लीशन की ओर जाएगा तो दैट रेट विल बी इक्वल्स टू जीरो। तो ये सबसे पहले ए का एनालिसिस जो है वो हम यहां पर समाप्त करते हैं। रेट ऑफ डीके ऑफ ए का कोई पूछेगा तो उसका ग्राफ भी एग्जैक्टली वही होगा, बस इंटरसेप्ट जो है वो ए नॉट के बदले K1 प्लस K2 इंटू ए नॉट हो जाएगा। बाकी और किसी भी प्रकार का डिफरेंस जो है वो हमारा नहीं आने वाली है। मेरे ख्याल से ये पहली चीज जो है वो हमारा पूरी तरीके से हमें समझ में आ चुकी है। अच्छा, अब हम बी को अगर एनालाइज करना चाहते हैं, सो इफ वी कंसीडर फॉर बी, जो मेरा dB बाई dt आएगा, जो मेरा dB बाई dt आएगा, दैट विल बी इक्वल्स टू mk1 इंटू ए। अच्छा, बी के रेस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट है दैट इज mk1, ठीक है। बी के रेस्पेक्ट में जो रेट कांस्टेंट है वो है मेरा mk1, ठीक है। सो dB मेरे पास जो आएगा दैट विल बी mk1 a नॉट e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू T dt। इनिशियल कंसंट्रेशन क्योंकि हमारा जीरो है बी का, तो कंसंट्रेशन ऑफ बी मैं सिंपली लिख सकता हूं दैट विल बी mk1 a नॉट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर माइनस K1 K2 T dt इंटीग्रेटेड फ्रॉम 0 टू T। यहां पर हम सिंपली जानते हैं जो ये वाला चीज हमारा नीचे हो जाएगा, तो कंसेंट्रेशन ऑफ बी जो हमारे पास आएगा, बहुत बार ये इंटीग्रेशन देखने के बाद अब मैं इसको डायरेक्टली लिख रहा हूं, mk1 बाय a नॉट बाय a1 प्लस K2 1 माइनस e टू द पावर minus K1 K2 into T. That is going to be the concentration of B at any general time. T equals to 0 पर ये obviously 0 है, तो concentration of B at infinite time, जब मैं T infinite पुट करूंगा तो ये टर्म तो मेरा 0 हो जाएगा and it will simply come out to be M K1 A naught by K1 plus K2। ये मेरा द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ B आने वाला है एट द इनफाइनाइट टाइम। अच्छा, ऐसे B के लिए एनालाइज किए हैं, तो सिमिलरली अगर मैं C के लिए एनालाइज करूं तो dC बाई dt मेरे पास सिंपली आ जाएगा nk2 इंटू ए, nk2 इंटू ए, एंड ए के वैल्यू मैंने वापस लिख दूंगा a नॉट e टू द पावर माइनस K1 प्लस K2 इंटू टी। ये हमारे पास आ जाएगा। सो यहां से मैं कंसेंट्रेशन ऑफ C डायरेक्टली लिख सकता हूं exactly similarly nk2 a naught by K1 plus K2 1 minus e to the power minus K1 plus K2 into T. That will be the value of concentration of C at any general instant.
एंड यहां से मैं और एक चीज भी लिख सकता हूं, जो मेरा C इंफिनिटी है, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ C when t tending to infinity, that will be nk2 a naught by k1 plus k2. That is the limiting value of C that we can simply write. ठीक है। So दोस्तों, इन दोनों का ग्राफ अगर हम ड्रॉ करें, अगर कंसेंट्रेशन ऑफ B, ऑब्वियसली बात है ये एक्सपोनेंशियल ग्रोथ टाइप की चीज है, सो दिस इज कंसेंट्रेशन ऑफ B एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। जो हमारा लिमिटिंग वैल्यू है वो है मेरा mk1 a0 by k1 plus k2। सो ये धीरे 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 ग्रो करते करते फाइनली उस वैल्यू को रीच करेगा, दैट विल बी mk1 a0 by k1 plus k2। ठीक है। एंड सिमिलरली अगर मैं C के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं, ठीक है, अगर मैं C के लिए ग्राफ ड्रॉ करूं तो वो ग्राफ किस तरीके से आएगा, यहां पर अगर हम ध्यान दें, सो इसका लिमिटिंग वैल्यू कुछ इस प्रकार से आएगा, मान लो जिसका वैल्यू है nk2 a0 by k1 plus k2। तो फाइनली ये ग्राफ हमारा इस तरीके से आने वाला है। तो ये वाले रिएक्शन के कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स क्या क्या है। सबसे पहले हाफ लाइफ ऑफ ए। तो ऑब्वियसली बात है, जो ए पे है t इक्वल्स टू टी हाफ जब होगा, ए का कंसेंट्रेशन मेरा a0 बाई 2 हो जाना चाहिए, राइट? समझ में आया? अच्छा, सो t इक्वल्स टू टी हाफ पे a जो है वो मेरा हो गया a0 बाई 2। तो मैं क्या लिख सकता हूं, a0 बाई 2 will be equals to a0 e to the power minus k1 plus k2 into t half। ये मैं लिख सकता हूं, राइट? तो अगर मैं इसको लॉग लेता हूं तो ln हाफ माइनस k1 प्लस k2 into t half। So what we get is, जो effective t half है that is ln2 by k1 plus k2। जो इफेक्टिव हाफ लाइफ होगा, तो k1 प्लस k2 बेसिकली हमारा इफेक्टिव रेट कांस्टेंट की तरह बिहेव कर रहा है। तो सिंपल सी बात है, जो मेरा t हाफ होगा दैट विल बी ln2 by k1 plus k2। अच्छा, इसको अगर मैं उल्टा लिखता हूं तो 1 by t हाफ दैट विल बी k1 by ln2 प्लस k2 by ln2। तो 1 by t हाफ 1 by t हाफ 1 फर्स्ट रिएक्शन का, प्लस 1 by t हाफ 2 ऑफ द सेकेंड रिएक्शन। ठीक है। अरे जैसे कि हम लोगों ने हाफ लाइफ के लिए किए थे वैसे ही एग्जैक्टली mean life of A tau will be simply 1 by k1 plus k2।
जो हमारा मीन लाइफ होगा ए का, दैट विल बी सिंपली 1/k1 प्लस k2। सो मेरे पास आ जाएगा 1/tau विल बी क्या आ जाएगा, k1 प्लस k2, दैट विल बी 1/tau1 प्लस 1/tau2। ये है हाफ लाइफ ऑफ ए के बारे में पहला चर्चा, राइट। नाउ अगर हमारा दूसरा चर्चा करें हम, ध्यान दो एक चीज, जो dB बाई dt में ये लिख सकता हूं और dC बाई dt में वो लिख सकता हूं, तो dB बाई dt डिवाइडेड बाई dC बाई dt, that will be simply mk1a by nk2a. That is what I can write. And a को अगर मैं कैंसिल कर देता हूं तो सिंपली dB by dC यानी जिस रेट से दोनों का कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, दैट इज ऑलवेज अ कांस्टेंट नंबर, ठीक है। सो मैं सिंपली एक चीज लिख सकता हूं, जो इसको अगर मैं इंटीग्रेट करता हूं तो कंसंट्रेशन ऑफ B बाय कंसंट्रेशन ऑफ C will be simply mk1 divided by nk2 at any instant. ये चीज जो है वो मैं डेफिनेटली लिख सकता हूं, कंसंट्रेशन ऑफ B by concentration of C is simply mk1 by nk2 and this will be valid for any instant of time. हाँ, बस दोनों का इनिशियल कंसंट्रेशन 0 होना चाहिए, अदरवाइज जो है वो हमारा नहीं होने वाला है, ठीक है। ये तो ऑब्वियस सी बात है जिस चीज के ऊपर हमें ध्यान देना है, राइट। अच्छा, अगला क्या है, ध्यान दो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, कंसंट्रेशन ऑफ ए प्लस 1/m into concentration of B plus 1/n into concentration of C, that will be equals to A0 at any instant. Concentration of A plus 1/m इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ B, इसको m से डिवाइड कर दो, और 1/n इंटू कंसेंट्रेशन ऑफ C, इसको n से डिवाइड कर दो, उन तीनों को ऐड करो। ध्यान दो वो हमारा हमेशा कंसेंट्रेशन, इनिशियल जो हमारा A का कंसेंट्रेशन है वही देने वाला है, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है अल्टीमेटली A ही तो टूट के हमारा B और C जो है वो दोनों हमारा बन रहा है, तो ये रिलेशन जो है वो तो हमारा हमेशा वैलिड रहेगा। जनरली अगर m और n 1 है तो a प्लस b प्लस c हमेशा ही A0 हमारा रहने वाला है। So these are the three important features regarding the parallel reaction. यहां पर हमने 2 रिएजेंट के लिए किए हैं, बट ये कोई भी नंबर ऑफ रिएजेंट्स के लिए डेफिनेटली ट्रू है। ओके दोस्तों, तो अगर मान लो इन जनरल अगर हम बात करें A goes to अल्फा B, बीटा C एंड गामा Z, इस तरीके से बहुत ही ज्यादा सीरीज ऑफ रिएक्शंस जो है वो हमारे पास है। ये सारे के सारे जो है देयर फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो इन दैट केस सिंपली हम क्या लिख सकते हैं, t इक्वल्स टू 0 पे ये A0 है, बाकी सारे के सारे 0 है, तो जो मेरा K इफेक्टिव होगा that will be simply K1 plus K2 dot 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 plus Kn, जो हमारा T half होगा that will be simply ln2 by
K1 प्लस K2 डॉट 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 Kn, ये दोनों चीज हम लिख सकते हैं। एंड रिगार्डिंग द कंसेंट्रेशंस हम क्या लिख सकते हैं? कंसेंट्रेशन ऑफ A विल बी सिंपली A नॉट e टू द पावर माइनस K इफेक्टिव इंटू T। ठीक है, कंसेंट्रेशन ऑफ B क्या आ जाएगा मेरे पास? दैट विल बी अल्फा K1 A नॉट, ठीक है, बाई K इफेक्टिव, बाई K इफेक्टिव 1 माइनस e टू द पावर K इफेक्टिव इंटू T। ठीक है, एंड सिमिलरली C भी हमारे पास क्या आ जाएगा? बीटा K2 A नॉट बाई K इफेक्टिव 1 माइनस K इफेक्टिव इंटू T, सो ऑन एंड सो फोर्थ। हम सब के लिए इस तरीके से लिख सकते हैं। अच्छा, इस पे और एक इंपॉर्टेंट बात, जो हमारा कंसेंट्रेशन ऑफ B इज टू कंसेंट्रेशन ऑफ C, कंसेंट्रेशन ऑफ Z आएगा, दैट विल बी सिंपली अल्फा K1 बीटा K2 गामा Kn, इस तरीके से हमारा आने वाला है। और इसके अलावा लास्ट एक चीज हम लिख सकते हैं, जो किसी भी इंस्टेंट, ये जो चीज है वो एट एनी इंस्टेंट, एट एनी इंस्टेंट में डेफिनेटली ये चीज लिख सकता हूं। और इसके अलावा जो चीज हम लिख सकता हूं वो क्या है? कंसेंट्रेशन ऑफ A प्लस 1 बाई अल्फा कंसेंट्रेशन ऑफ B प्लस 1 बाई बीटा कंसेंट्रेशन ऑफ C 1 बाई गामा कंसेंट्रेशन ऑफ Z, दैट विल बी इक्वल्स टू A नॉट। ये चीज जो है वो भी हम लोग यहां पर लिख सकते हैं। ये हमारा जनरल पैरेलल रिएक्शंस के बारे में चर्चा है। ठीक है, अच्छा, रिगार्डिंग एक्टिवेशन, regarding the activation energy, ठीक है, नाउ अब हम लोग क्या लिख सकते हैं? हम लोग यहां पर क्या लिख सकते हैं? ध्यान दो, जो हमारा K इफेक्टिव होता है दैट इज इक्वल्स टू K1 प्लस K2, इस तरीके से चलता रहता है। राइट, नाउ K1 को मैं क्या लिख सकता, K इफेक्टिव को मैं क्या लिख सकता हूं? A इंटू e टू द पावर माइनस EA बाई RT, A इंटू e टू द पावर माइनस EA बाई RT। अच्छा, K1 को मैं क्या लिख सकता हूं? A1 इंटू e टू द पावर माइनस EA1 बाई RT प्लस A2 इंटू e टू द पावर EA2 बाई RT, चलता रहेगा। दिस इज द रिलेशन दैट वी कैन राइट। सो नाउ डिफरेंशिएट दिस रिलेशन, differentiate this relation with respect to T, टेम्परेचर के रेस्पेक्ट में से डिफरेंशिएट करता हूं। ठीक है, A1 एंड A2 हम इंडिपेंडेंट विथ रिस्पेक्ट टू टेम्परेचर वेरिएशन हम मान लेते हैं, जो एग्जैक्टली सही नहीं है लेकिन फिर भी हम मान तो सकते ही हैं। ठीक है, सो मेरे पास क्या आ जाएगा? A e टू द पावर माइनस EA बाई RT, फिर अंदर का डिफरेंशिएशन मेरे पास आ जाएगा
EA बाई RT स्क्वायर। ठीक है, ये मेरे पास आ जाएगा। इसका डिफरेंशिएशन जो होगा, उस डिफरेंशिएशन में 1/t का डिफरेंशिएशन होगा -1/t स्क्वायर, तो वो माइनस माइनस हमारा खत्म हो जाएगा। तो सिमिलरली इसका डिफरेंशिएशन जो होगा दैट विल बी A1 e टू द पावर माइनस EA1 बाई RT इंटू EA1 बाई RT स्क्वायर प्लस A2 e टू द पावर माइनस EA2 बाई RT EA2 बाई RT स्क्वायर। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। ध्यान दो, ये वाला टर्म जो होगा दैट इज नथिंग बट के इफेक्टिव। अच्छा, पहले ये वाला RT स्क्वायर का टर्म तो डेफिनेटली काट दो, तो के इफेक्टिव इंटू EA जो हमारे पास आएगा। नाउ प्लीज ऑब्जर्व दिस टर्म इज नथिंग बट K1, so that will be K1 into EA1। ये वाला टर्म कुछ नहीं है, K2 ही तो है, K2 into EA2 डॉट 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 चलता रहेगा। तो मेरे पास ये आ जाएगा, जो EA है दैट इज K1 into EA1 K2 into EA2 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। तो जो इफेक्टिव हमारा एक्टिवेशन एनर्जी आएगा दैट विल बी K1 EA1 प्लस K2 EA2 डॉट 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 डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 प्लस डॉट डॉट डॉट। इस तरीके से हमारा चलता रहेगा। दिस इज रिगार्डिंग द एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ द इफेक्टिव पैरेलल रिएक्शन। सो पैरेलल रिएक्शन का ये पहला प्रोफाइल जो है वो हम यहां पर समाप्त करते हैं। ठीक है, अनदर वेरी इंटरेस्टिंग केस में ऑब्जर्व, ध्यान दो। तो अब हम लोग देखेंगे एक बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग केस। इसका अनंत है, बहुत सारे ऐसे केसेस बन सकता है, जिसके अंदर मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। ए हमारा B जा रहा है। द फर्स्ट पाथ इज अ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन विथ अ रेट कांस्टेंट ऑफ K1 एंड ए मेरा वही B दे रहा है विथ अ रेट कांस्टेंट ऑफ K2, but this reaction is going to be the second order. This reaction is a second order with respect to A। ठीक है, तो यहां पर दे रखा है at T equals to 0 concentration of A is equals to A0 concentration of B that will be equals to 0। तो सवाल ये है, कंप्यूट concentration of A and concentration of B as a function of time t। तो ये जो केस है, हम इस केस के साथ किस तरीके से डील करने वाले हैं, सबसे पहले उस बात को समझते हैं। ध्यान दो, जो मेरा फर्स्ट वाले का केस है दैट इज dA by dt that will be equals to minus K1A and dB by dt that will be equals to K1A for first reaction। पहला रिएक्शन के लिए मैं ये लिख सकता हूं, और दूसरा रिएक्शन के लिए
dA by dt that is equals to minus k2a square and dB by dt is equals to k2 into a square. Oh, sorry, क्या लिख दिया? And this happens for the second reaction. तो ओवरऑल अगर हम ध्यान दें, dA by dt हमारे पास जो आएगा that will be equals to minus K1 into concentration of A plus a concentration of A square. That is what I can write. ठीक है? So मेरे पास क्या आ जाएगा? dA by K1A plus K2A square that is equals to minus dt, that we can see. And now we have to integrate this particular result. So at t equals to 0, concentration of A was A0, and at t, the concentration of A will be equals to A. ठीक है? Right. So how do we solve it? अच्छा, ये जो फॉर्मेट है वो है dx by ax square plus bx. That is a format that we are going to deal. यहां पर जो सबसे आसान तरीका है वो मैं देख पा रहा हूं, क्यों ना हम एक a जो है उसको कॉमन ले लेते हैं। तो यहां पर तो मेरे पास a आ जाएगा, ये आ जाएगा मेरे पास k1 प्लस k2 इंटू a dA. This is basically a complexity regarding the integration. बाकी कोई खास जो प्रॉब्लम है वो तो हमारा नहीं होने वाला है। अच्छा, अब ध्यान दो मैंने क्या किया हूं, ध्यान देना। मैंने ऊपर नीचे दोनों तरफ नीचे K2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो ये K2A बन जाएगा, ठीक है। और ऊपर और नीचे K1, इधर भी K1 लिख दे रहा हूं, यहां पर भी K2 लिख रहा हूं। मतलब समझो मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। मैं इसको कन्वर्ट कर दिया K1 dA by K2A K1 plus K2A A0 to A. That will be minus K1 एंड ऊपर का K1 को मैं लिख दे रहा हूं दिस माइनस दिस। तो मेरे पास जो आएगा, तो दिस माइनस दिस में जैसे ही लिखूंगा, सो व्हाट वी आर गोइंग टू एनकाउंटर इज इंटीग्रल dA बाय K2A A0 goes to plus A plus minus dA by K1 plus K2A from A0 to A. That is equals to K1 by K2. And now it is very simple, ठीक है। मेरे पास क्या आ जाएगा पहले वाले पे?
पहले वाले पे तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा 1/K2 ln A/A0, और यहां पर भी आ जाएगा -1/K2 ln K1 प्लस K2A/K1 प्लस K2 K1 प्लस K2 इंटू T। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, ln A K1 प्लस K2 A0 बाई A0 K1 प्लस K2 इंटू A, दैट इज इक्वल्स टू -K1T। तो ln में हटा देता हूं तो e टू द पावर -K1T, ये हमारे पास आ जाएगा, राइट। दैट्स प्रीटी इंटरेस्टिंग केस, ठीक है। ध्यान देना, जो एक्सपोनेंशियल टर्म आ रहा है उस पर तो हमारा K2 कहीं पर आ ही नहीं रहा है। एंड नाउ वी कैन सिंपली सी K1A प्लस K2 A0 इंटू A, K1 A0 e टू द पावर -K1T प्लस K2 A0 e to the power -K1T। That is what I can write। तो सारे के सारे A को एक तरफ ले आओ, सारे के सारे A को एक तरफ ले आओ, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, तो सिंपली हमारे पास आ जाएगा कंसेंट्रेशन ऑफ A K1 प्लस K2 A0 माइनस K2 A0 पे पूरा कॉमन ले लेता हूं, K2 A0 इंटू 1 माइनस e टू द पावर -K1T। So that will simply come out to be equals to K1 A0 e to the power of -K1T। That is what we are going to write। तो कंसेंट्रेशन ऑफ A मेरे पास आ जाएगा ये वाले रिलेशन से। इट ओनली हैज अ मैथमेटिकल टफनेस, बाकी तो हमारा कोई फर्क नहीं पड़ता है। K1T डिवाइडेड बाई K1 प्लस K2 A0 e टू द पावर -K1T, सॉरी 1 माइनस e टू द पावर -K1T, ठीक है। ये हमारे पास कंसेंट्रेशन ऑफ A आ जाएगा। अच्छा, अगर मेरा मान लो K1 बहुत छोटा हुआ, K1 अगर मेरा बहुत छोटा होगा, तो K1 अगर बहुत छोटा होगा तो ऑब्वियस सी बात है ये वाला टर्म मेरा लगभग 0 हो जाएगा। तो ये वाला टर्म तो मेरा 0 हो गया है, एंड नीचे वाला टर्म जो है, ठीक है, सॉरी ये वाला टर्म 1 हो गया है, तो ये वाला टर्म मेरा लगभग 0 हो गया है। तो मेरे पास सिंपली आ जाएगा A0 इंटू e टू द पावर ऑफ -K1T, यानी केवल फर्स्ट ऑर्डर ही हमें नजर आएगा, सेकेंड ऑर्डर हमें नजर ही नहीं आएगा। सिमिलरली अगर मेरा K2 बहुत छोटा हो जाएगा, अगर K2 मेरा बहुत छोटा होगा तो क्या होगा, उसके बारे में भी इस मैथमेटिकल इक्वेशन से हम देख सकते हैं। यानी जो हमारा स्लो होगा, अगर एक स्टेप बहुत स्लो हुआ फर्स्ट और सेकंड में, अगर सेकंड बहुत फास्ट है एज कंपेयर टू फर्स्ट ऑर्डर, तो फर्स्ट ऑर्डर हमारा गेम पे ही नहीं आएगा, पूरा रिएक्शन प्रैक्टिकली हमारा सेकंड ऑर्डर के अकॉर्डिंग ही गेम पे चलने वाला है।
अगर सिमिलरली अगर सेकेंड ऑर्डर बहुत स्लो हुआ फर्स्ट ऑर्डर के रेस्पेक्ट में, हमें पूरा रिएक्शन में फर्स्ट ऑर्डर जो है वही हमारा नजर आने वाला है, बाकी कोई चेंज तो हम देख ही नहीं पाएंगे। अच्छा, कंसेंट्रेशन ऑफ बी, ट्राई टू अंडरस्टैंड, विल बी नथिंग बट ए नॉट माइनस कंसेंट्रेशन ऑफ ए। क्योंकि ऑब्वियसली बात है ए ही हमारा बी में कन्वर्ट हो रहा है, इस तरफ स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स जो है वो भी हमारा 1 1 है, तो टोटल ए और बी का जो कंबाइंड कंसेंट्रेशन है वो तो हमारा ए नॉट ही रहने वाला है। क्या ये फाइनल केस हमें याद रखना है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे इनफाइनाइट नंबर ऑफ केसेस बन सकता है, लेकिन किस तरीके से हमें डील करना है वो मेरे ख्याल से समझ में आ चुका है। एक बार और अगर देख ले, ये अगर मेरा सेकेंड ऑर्डर के बदले 0 ऑर्डर दिया हुआ होता तो यहां पर ये 0 हो जाता, a टू द पावर 0, तो ये k2 होगा। यहां पर इंटीग्रेशन होगा k1a प्लस k2, वहां पर तो बहुत ही ज्यादा आसान है, सिंपल हमारे पास जो इंटीग्रेशन है इंटीग्रल dx बाई a प्लस bx का फॉर्मेट पे हमारा इक्वेशन आ जाएगा, जिसको हम सिंपली इंटीग्रेट करके कंसेंट्रेशन ऑफ a हम निकाल सकते हैं। तो दोस्तों, पैरेलल में जरूरी नहीं है केवल फर्स्ट ऑर्डर का ही दिया हुआ हो। फर्स्ट ऑर्डर वाला केस हमारा सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि क्वेश्चंस उसमें से पूछता है, बट एडवांस में डेफिनेटली सेकेंड ऑर्डर ऑनवर्ड्स भी कुछ भी पूछ सकता है। उस चीजों के ऊपर भी हमें ध्यान जो है वो तो रखना ही पड़ेगा। ठीक है, ओके दोस्तों, तो पैरेलल रिएक्शन के रिगार्डिंग हम कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है A goes to B, A goes to C, the rate constants are K1 and K2. K1 is given to be 0.1 hour inverse both the reactions of first order. The additional information that we are given is a concentration of C by concentration of B is equals to 10 at any instant. Then we have to find the concentration of AC by concentration of A after 1 hour initially if we had only A. Both reactions are first order reactions. That is given to us. तो हम लोग किस तरीके से प्रोसीड करेंगे? अच्छा, सबसे पहले एक बात ध्यान दो, जो मेरा dc बाई dt होगा that will be K2A and dB बाई dt जो होगा that will be equals to K1A. तो यहां से मैं एक चीज बोल सकता हूं, concentration of C by concentration of B, that will be simply equals to K2 by K1 and that is given to be equals to 10. तो K1 का वैल्यू क्योंकि 0.1 आवर इनवर्स है, तो K2 जो होगा that will be 1 hour inverse. That is what we can write. K effective जो होगा, K effective for A जो होगा that will be K1 plus K2, that will be equals to 1.1 hour inverse. That will be 1.1 hour inverse. तो concentration of A मेरे पास क्या आ जाएगा? That will be A naught e to the power minus K1 K effective into T, और concentration of C आ जाएगा K2 into A naught by K effective into 1 minus e to the power. तो मेरे पास जो आ जाएगा concentration of C by concentration of A at any general instant, A naught जो है वो तो हमारा खत्म हो गया, तो K effective by K2, यहां पर this divided by this आएगा, तो e to the power 1, T तो मेरा 1 है, minus 1. So this will be 1.1 into e to the power 1.1 minus 1. वो इसका सिंपली वैल्यू पुट करेंगे और हमारे पास आंसर जो है वो हमारा आ जाएगा। बाकी मोटे मोटे तौर पे समझ में आ चुका होगा जो हमें करना किस तरीके से है ऐसे क्वेश्चनों को। ओके,
ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं। यहां पर ए गैस 3 पैरेलल पाथ पे जा रहा है, बी सी डी, K1 K2 K3 तीनों दे रखा है। अच्छा, फर्स्ट ऑर्डर यहां पर हमें बोलेगा नहीं, बट ट्राई टू रियलाइज, यहां पे K का यूनिट दिया हुआ है। K का यूनिट से एक चीज साफ साफ साबित हो रहा है, क्योंकि उस पर केवल और केवल टाइम का हमें इंफॉर्मेशन दिया हुआ है। तो ये तीनों रिएक्शन जो है, दे आर डेफिनेटली फर्स्ट ऑर्डर with respect to A. Now, initially, we have taken only pure A in a closed container. The initial pressure of A was 2 atm. Then we have to find the partial pressure of B at 100 seconds after the start of the reaction. अच्छा, एक बात ध्यान देना, जो चीज हम कंसंट्रेशन के लिए करते हैं वही सेम चीज हम प्रेशर के लिए भी कर सकते हैं, क्योंकि एक्टिव मास को देखने के लिए हमें केवल और केवल जो है हमें फिजिकल स्टेट देखना है। इट इज वैलिड फॉर द एक्वस एज वेल एज द गैशियस थिंग्स। गैशियस के लिए एक्टिव मास इज रिटन इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। तो जो भी चीज हम पढ़ते हैं वो ध्यान दो, हमारा प्रेशर के लिए भी एग्जैक्टली उतना ही वैलिड है जितना हमारा वैलिड है फॉर द कंसंट्रेशन। इसके बारे में हम पहले भी चर्चाएं कर चुके हैं। तो हमारे पास जो K इफेक्टिव होगा, दैट K इफेक्टिव विल बी सिंपली K1 प्लस K2 plus a K3, and if I add, so that will come out to be 6.93 into 10 to the power minus 3 second inverse. ठीक है? So जो हमारा हाफ लाइफ होगा इफेक्टिव T half, that will be ln2 by K effective 0.693 divided by 6.93 into 10 to the power of minus 3. That is what you can write. And ऊपर हो जाएगा 693 divided by 6.93, तो हमारे पास जो आ जाएगा, this will simply come out to be 100 second. This will simply come out to be 100 second. ठीक है? अच्छा, प्रेशर ऑफ ए में क्या लिख सकता हूं? उसका जो इनिशियल प्रेशर है e टू द पावर माइनस के इफेक्टिव इंटू टी। ठीक है, समझ में? सो इन 100 सेकेंड PA, क्योंकि ये हाफ लाइफ ही तो है, will be P naught by 2, that will be equals to 1 atm. और क्योंकि A से 1B 1C और 1D पैदा हो रहा है, तो मैं डेफिनेटली एक चीज तो लिख ही सकता हूं, जो मेरा टोटल प्रेशर होगा वो तो हमारा डेफिनेटली कंजर्व्ड होगा। तो PA प्लस PB प्लस PC प्लस PD, that must be 2 atm. So PB plus a PC plus a PD, that will be equals to 1 atm. That is what you can write. यहां पे PB, PC, PD जो है वो इन गैसेस का पार्शियल प्रेशर है। पार्शियल प्रेशर है ऑलवेज एडिटिव अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ पार्शियल प्रेशर। एंड दूसरा हम एक चीज और भी लिख सकते हैं, PB is to PC is to PD, that will be K1 is to K2 is to K3, and that will be equals to 2 is to 3 is to 1.93. तो यहां से मैं केवल अगर PB का वैल्यू निकालना चाहूंगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ B, that will be K1 into 1 divided by K1 plus K2 plus K3 आ जाएगा। वही तो आएगा मेरे पास, यानी इन तीनों को ऐड कर दो 6.93 और ये मेरा 2 है,
तो 2/6.93 ATM, जो लगभग 0.288 ATM आएगा। बी का जो प्रेशर होगा उस इंस्टेंट पे वो लगभग 0.288 ATM होने वाला है। ओके दोस्तों, एक बहुत आसान क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। ए जो है वो 3 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन से बी सी डी पे जा रहा है। K1, K2, K3 का वैल्यू दिया हुआ है और इन तीनों पास का जो रेस्पेक्टिव एक्टिवेशन एनर्जी है वो भी हमें यहां पर दिया हुआ है। तो सवाल यहां पे ये है जो हमारा नेट एक्टिवेशन एनर्जी कितनी होने वाली है। अच्छा, K इफेक्टिव कितना होता है? K इफेक्टिव हो जाएगा मेरे पास K1 प्लस K2 प्लस K3, तो दैट विल बी 10 to the power -3 सेकेंड इनवर्स। ये हम डायरेक्टली लिख सकते हैं। एंड यहां से हम और एक चीज भी लिख सकते हैं जो K इफेक्टिव इंटू EA नेट, दैट इज इक्वल्स टू K1 EA1 प्लस K2 EA2 प्लस K3 into EA3. That is what I can write. And यहां से अगर हम ध्यान दें तो EA नेट कितना आ जाएगा? K1 by K effective कितना हो जाएगा? 10 to the power -4 by 10 to the power -3, यानी 10 by 10। K2 by K effective कितना हो जाएगा? 3 by 10 into 10 by 3 plus 6 by 10 into 5 by 3। तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 1 और ये भी हो जाएगा हमारा 1। तो हमारे पास नेट जो आ जाएगा that will be 3 kilocalorie per mole. That is going to be the effective activation energy of the reaction. Okay? A into parallel pass gives you B and C. A से B जाता है K1 से, A से C जाता है K2 से। K1 और K2 दोनों का वैल्यू दिया हुआ है 300 डिग्री सेल्सियस पे। दोनों पाथ का एक्टिवेशन एनर्जीज आर गिवन टू अस। तो सवाल यहां पर वो पूछा है जो फाइंड द टेम्परेचर एट विच B and C are obtained in the equimolar ratio. That is what we are asked. तो हम किस तरीके से ये वाले क्वेश्चन पर आगे बढ़ सकते हैं इसके बारे में सबसे पहले ध्यान देते हैं। अच्छा, ध्यान दो एक इंपॉर्टेंट बात। हम एक चीज जानते हैं जो ln K1 डैश बाई K1 जो आएगा दैट विल बी इक्वल्स टू फर्स्ट पाथ का EA1 बाई R 1 बाई T माइनस 1 बाई T0। T0 मेरा 300 केल्विन है, ठीक है। सॉरी उल्टा लिख दिया सॉरी। T0 जो है वो मेरा 300 केल्विन है। तो 300 केल्विन पर अगर मेरे पास K1 है तो T टेम्परेचर पे हमारे पास जो आएगा उसको अगर मैं K1 डैश लिख देता हूं तो ये रिलेशन हम डेफिनेटली जानते हैं, ठीक है। और सिमिलरली एक दूसरा हम लिख सकते हैं टेम्परेचर के वेरिएशन K2 डैश बाई K2 EA2 बाई R माइनस T, ठीक है। अच्छा, नाउ टू गेट B and C in equal amount और इक्वल मोलर रेशियो, क्योंकि इन दोनों का स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट हमारा 1 है, तो K1 dash must be equals to K2 dash. That is what we can write. K1 dash must be equals to K2 dash. ये तो हमारा होना ही पड़ेगा। तो मैं क्या सोचता हूं, सिंपली क्यों ना एक काम करे, इस वाले इक्वेशन से इस वाले को सब्सट्रैक्ट कर देता हूं।
इस वाले इक्वेशन से इस वाले को सब्ट्रैक्ट कर देता हूं। तो ln k2 डैश बाई k2 माइनस ln k1 डैश बाई k1, that will be EA2 minus EA1 by R 1 by 300 minus 1 by T। तो K2 डैश K1 ऐसा कट जाएगा, ये मेरे पास आ जाएगा लेफ्ट हैंड साइड में ln K1 by K2। तो ln K1 by K2 मतलब हो जाएगा ln हाफ, ठीक है। That will simply come out to be equals to ln half, right? मैं कुछ गड़बड़ किया हूं कहीं पर? नहीं, सही लिखा हूं, हाँ सही है। तो यहां पर अगर मैं ध्यान दूं 8.314 किलो जूल पर मोल, तो ये तो मेरे पास हो जाएगा, हाँ सॉरी यहां पे गड़बड़ किया हूं ना, हाँ सॉरी हाँ ln2, हाँ सॉरी, ये हो जाएगा मेरे पास 10 to the power 3 इंटू 1 by 300 माइनस 1 by 3। तो मेरे पास ये जो आ जाएगा 1 by t, दैट विल बी इक्वल्स टू 1 by 300, और यहां पर हो जाएगा मेरे पास कितना 0.693 इंटू 10 to the पावर ऑफ -3, तो माइनस 0.693 divided by 1000. That is what I can write. And after that we have simple computation. तो t का जो वैल्यू आता है that comes out to be approximately 379 Kelvin. यहां पे थोड़ा हमें कैलकुलेशन करना पड़ेगा, वो कैलकुलेशन पहले से कर रखा हूं। तो t approximately comes out to be 379 Kelvin. ओके दोस्तों, अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या बोला है। A gas gives me 2B gas for first order से K1, and A gas gives me C gas with a rate constant of K2. Initially there was only A in a fixed container, जिसका P0 जो है that was equals to 1 atm. The pressure of the system at T equals to 10 second is a 1.4 atm, and infinite time पे ये होता है 1.5 atm. Then we have to find the value of K1, K2 and PA at T equals to 10 सेकेंड। तो ये हम किस तरीके से करने वाले हैं, ठीक है, इस चीज को देखते हैं। अच्छा, ध्यान दो, जो हमारा dPA by dt होगा that will be minus K1 PA, that is for the reaction 1, पहला रिएक्शन के लिए, and dPA by dt जो होगा that will be that is for the reaction 2, ठीक है। सो एक चीज तो मैं पहले लिख सकता हूं, dPA by dt हमारे पास सिंपली आ जाएगा माइनस K1 प्लस K2 इंटू PA। ये चीज तो हम साफ साफ लिख सकते हैं, राइट। सबसे पहले ये वाला जो रिलेशन है दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड, वी कैन सिंपली राइट दिस। वो कहां पर जा रहा है उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो A का जो प्रेशर होगा PA, दैट विल बी सिंपली P0 e to the power minus K1 plus K2 into T, ठीक है। अच्छा, B के लिए भी क्या लिख सकता हूं, ध्यान देना B के आगे एक स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है, तो हाफ इंटू PB इज इक्वल्स टू K1 इंटू PA। तो PB मेरे पास आएगा 2K1 PA, तो 2K1 P0 e to the power, क्या लिख रहा हूं, सॉरी ये वाला पॉइंट के बाद कट कर देना,
ये वाला पॉइंट के बाद कट कर देना। अच्छा दोस्तों, तो बी के लिए मैं क्या लिख सकता हूं, dPb बाई dt, बट इसके आगे तो मेरे पास स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट भी है 2 का, तो हाफ, that will be simply equals to K1 into PA. So that is a K1 P naught e to the power minus K1 plus K2 into T. That is what I can write. ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, PB will be 2K1 P naught by K1 plus K2 1 minus e to the power। ऐसा इंटीग्रेशन हमने बहुत बार किए हैं, तो इसलिए बार बार मैं दिमाग नहीं लगा रहा हूं, और कंसेंट्रेशन के बदले हम प्रेशर्स जो है वो भी तो लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास डायरेक्टली आ जाएगा। एंड सिमिलरली हमारे पास दूसरा क्या आ जाएगा, dPc बाई dPt विल बी इक्वल्स टू K2PA। तो दैट विल बी K2P naught e to the power minus K1 plus K2 into T। तो यहां से मैं लिख सकता हूं जो मेरा पीसी होगा, दैट विल बी K2P naught बाई K1 प्लस K2 e to the power minus K1 1 minus e to the power minus K1 plus K2 into T. So that will be the value of P naught that we can simply write. So सिंपल सी बात है, जो मेरा PB एट इनफाइनाइट टाइम होगा वो हमारे पास कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, तो सिंपली मेरे पास आएगा 2K1 P naught बाई K1 प्लस K2, और PC इनफाइनाइट टाइम पर क्या आ जाएगा, अगेन ये वाला टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा, तो दैट विल बी K2P naught बाई K1 प्लस K2। दैट इज व्हाट आई कैन राइट। तो इनफाइनाइट टाइम के बाद जो प्रेशर आएगा वो इन दोनों का सम होगा, तो P naught बाई K1 प्लस K2 इंटू 2K1 प्लस K2। एंड ध्यान देना वो हमें दे रखा है 1.5 ATM, सो दिस इज माई 1.5 एंड P naught जो है वो है मेरा 1 ATM, तो ऑब्वियस सी बात है 2K1 प्लस K2 डिवाइडेड बाई K1 3/2। एंड अगर देखिए 4K1 2K2 3K1 3K2, यहां से सिंपली मेरे पास आ जाएगा K1 इक्वल्स टू K2, K1 विल बी सिंपली इक्वल्स टू K2, ये मेरे पास आ जाएगा। दैट इज द फर्स्ट कंडीशन दैट वी हैव ऑब्टेन्ड। एंड अब जो K1 और K2 का वैल्यू निकालने के लिए वी आर गोइंग टू एनालाइज एट t इक्वल्स टू 10 सेकेंड, वो वाला कंडीशन को अगर हम एनालाइज करें तो टोटल प्रेशर जो होगा दैट विल बी 1.4। अच्छा K1 K2 इक्वल है, तो K1 बाई K1 प्लस K2 हाफ हो जाएगा, 2 इंटू हाफ वो तो खत्म हो गया, सो दैट विल बी P naught यानी 1 e टू द पावर माइनस 2K1T, और यहां पर अगर हम देखें तो ये हो जाएगा 0.5 1 माइनस e टू द पावर
-2k1t। तो मेरे पास आ जाएगा 1 - e⁻²k1t, that will be 1.4 by 1.5, यानी 14/15। So what we have is e⁻²k1t, that will be simply equals to 1/15। तो 2k1t will be ln of 15। ये हमारे पास आ जाएगा। एंड t जो है वो मेरा 10 है, तो k1 की जो वैल्यू आ जाएगी वही मेरा k2 की भी वैल्यू होगी। दैट विल बी ln 15 डिवाइडेड बाई 20। ln ln से log पे जाना है, तो यहां पे 2.303 से तो मल्टीप्लाई कर देता हूं, और log 5 प्लस log 3, log 5 होता है 0.7, log 3 होता है 0.48, तो 1.28 डिवाइडेड बाई 20। सो दैट विल बी इक्वल्स टू 0.64 into 0.2303। दैट इज व्हाट, लगभग 0.2 अगर मैं लेता हूं तो ये मेरे पास हो जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी अप्रोक्सीमेटली 0.13 सेकेंड इनवर्स। दैट इज व्हाट वी आर गोइंग टू गेट। और जो मेरा प्रेशर ऑफ ए होगा, ठीक है, प्रेशर ऑफ ए जो होगा, इस चीज का वैल्यू जो है वो मेरे पास कितना आ गया है, 1/15। ये वाला जो क्वांटिटी है प्रेशर ऑफ ए, तो हमारे पास डायरेक्टली आ गया है P इंटू e⁻²k1t। तो इस चीज का वैल्यू तो मेरे पास आ गया 1/15। तो प्रेशर ऑफ ए मेरे पास जो आएगा that will be P0 into 1/15, so that will be simply 1/15 atm। ठीक है, तो ये हमारे पास जो है वो आसानी से आ चुका है। कैलकुलेशन में मेरे ख्याल से कुछ गलती हुई है, ये एक्चुअली मैंने अभी ध्यान दिया, जो ये 1.18 होगा, तो लगभग अगर मैं देखूं तो ये 0.59 होगा, तो 0.6 करता हूं, इसको 1.12 होगा, लगभग जो होगा ये 0.12 होगा। एक बार चेक कर लेना, ठीक है, खैर जो भी आएगा भाड़ में जाए। ओके दोस्तों, ये वाले क्वेश्चन में ध्यान देना है, ये लग सकता है हमें पैरेलल, लेकिन ये पैरेलल नहीं है। हमारे पास एक कंटेनर है जिसके अंदर दो रिएक्टेंट्स है, ए एंड बी, दोनों एक्वस कंडीशन पे है। ए जो है वो इंडिपेंडेंटली हमारा सी दे रहा है, और बी जो है वो इंडिपेंडेंटली हमारा डी दे रहा है। दोनों फर्स्ट ऑर्डर है, दोनों का हाफ लाइफ जो है वो हमें दे रखा है। ठीक है, तो ध्यान देना, यहां पर कोई कॉम्पिटिंग रिएक्शन नहीं है, तो दिस इज नॉट अ पैरेलल रिएक्शन। क्या बोला है, T इक्वल्स टू 0 पर ए का जो कंसेंट्रेशन है वो है मेरा 0.6 मोलर, वो इंफॉर्मेशन दिया हुआ है, और सी और डी हमारा उस इंस्टेंट पे इक्वल रेट से, इक्वल मोलर रेशियो से प्रोड्यूस हो रहा है। तो सवाल ये है, जो इफेक्टिव हाफ लाइफ ऑफ द मिक्सचर हमारा कितना है। तो पहली बात तो यहां पर हम क्लियर कर ले, जो इट इज नॉट अ पैरेलल रिएक्शन। अच्छा, ये वाले पे K1 क्या है, ln 2/100 सेकेंड इनवर्स, और K2 कितना है, ln 2/200 सेकेंड इनवर्स। ये मेरे पास K1 और K2 का वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, dc/dt
is equals to K1A and DD by dt that is equals to K2B। और बोला है ये इक्वल मोलर रेशियो पे प्रोड्यूस हो रहा है एट t इक्वल्स टू 0, तो ऑब्वियस सी बात है मैं लिख सकता हूं जो K1A0 must be equals to K2B0। That is what I can write। ठीक है। So, जो B का इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा, जो B का इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा, that will be K1 by K2 into A0। Now K1 by K2 अगर मैं करता हूं तो K1 by K2 is simply equals to 2, so that will be 2 into A0, that is 2 into 0.6 यानी 1.2 मोलर। That is what I can write। So जो मेरा A का कंसेंट्रेशन आएगा वो आएगा 0.6 इंटू e टू द पावर माइनस K1T, और जो हमारा B का कंसेंट्रेशन आएगा दैट विल बी 1.2 इंटू e टू द पावर माइनस K2T। ये हमारा A और B का कंसेंट्रेशन आ जाएगा एट एनी जनरल टाइम। ठीक है। सो जो हमारा टोटल कंसेंट्रेशन आएगा A प्लस B दैट विल बी 0.6 कॉमन लेते हुए e टू द पावर माइनस K1T प्लस 2 इंटू e टू द पावर माइनस K2T। और हमें हाफ लाइफ निकालने के लिए, इफेक्टिव हाफ लाइफ के लिए जो टोटल कंसेंट्रेशन है इनिशियली दैट विल बी 0.6 प्लस 1.2 डिवाइडेड बाय 2 हो जाएगा। तो मेरे पास सिंपली क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस K1T 2 इंटू e टू द पावर माइनस K2T। ठीक है, समझ में? सो दैट विल बी 0.9 बाई 0.6 यानी 3/2। अब मुझे यहां से t निकालना है, यानी वही तो मेरा t हाफ होगा। सो मैंने क्या कर लिया, e टू द पावर माइनस K1T को x मान लिया, सॉरी e टू द पावर माइनस K2T को x मान लिया। राइट। एंड अगर हम ऑब्जर्व करें तो K2 इंटू 2 जो है वो मेरा K1 है, तो e टू द पावर माइनस K1T विल बी सिंपली x स्क्वायर। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x स्क्वायर प्लस 2x इज इक्वल्स टू 3/2 दैट विल बी 1.5। तो मैंने काम कर दिया, प्लस 1 कर दो, ये मेरे पास 2.5 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2.5, तो x प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट ओवर 2.5। अगर 1.6 होगा तो 2.56 होगा, तो ये लगभग 1.6 से लिख देता हूं, कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो हमारे पास x जो आ जाएगा that will be 0.6, x जो आ जाएगा that will be equal to 0.6, यानी मेरे पास क्या आ जाएगा, e टू द पावर माइनस K2 इंटू T 0.6 यानी K2T मेरे पास आ जाएगा ln 5/3। तो T जो होगा ln 5 माइनस ln 3 डिवाइडेड बाय K2
K2 का वैल्यू कितना हो जाएगा मेरे पास? K2 का वैल्यू हमें दिया हुआ है बाई 200 यानी इंटू 200. दिस विल बी log 5 माइनस log 3 बाई log 2. तो ये हो जाएगा 0.7 माइनस 0.48 यानी 0.22 डिवाइडेड बाई 0.3. तो मेरे पास हो जाएगा 2.2 डिवाइडेड बाई 3 यानी 440 बाई 3. दैट विल बी 1. यहां पे 14 है तो कितना हो जाएगा? 420. लगभग जो हमारा हाफ लाइफ आएगा वो अप्रोक्सीमेटली मेरे पास आने वाला है 147 सेकेंड्स. तो अगर एक ही कंटेनर में दो अलग अलग रिएक्टेंट्स हैं तो दोस्तों इन दैट केस वो पैरेलल रिएक्शन नहीं है. तो पैरेलल रिएक्शन के ऊपर बहुत सारे क्वेश्चंस जो है वो हमने यहां पर देख चुके हैं. क्वेश्चंस मोटे मोटे तौर पे इसी तरीके का होता है. कोई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक तुम इसी में नहीं बोलूंगा, लेकिन फिर भी इंपॉर्टेंट तो एनी हाउ है, तो इसके बारे में आइडिया हमें होनी चाहिए. ओके